हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं। हम हर दिन सुबह करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आज 26 मई है और आज की वीडियो में हम 26 मई से बनने वाली सभी करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं। मैं हर दिन आपसे कहता हूं कि आप लोग अगर इसको पीडीएफ को चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आप आसानी से जाकर के चाहे फेसबुक पे, चाहे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप, किसी भी ऐसे सोशल मीडिया ऐप को, सोशल प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप इनको डाउनलोड कर सकें। ठीक है, उन सबको इंस्टॉल कर लीजिएगा। दूसरी बात करते हैं कि आज 26 मई की जो करंट अफेयर्स है एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि संजीवनी परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू करी गई है। अब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने कि अब संजीवनी जो परियोजना है ये शुरू कर दी है। तो अब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि संजीवनी परियोजना शुरू कर दी है। तो देखिएगा, चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि कौन सी ऐप को आपने डाउनलोड कर दिया है ना, कौन सा आंसर सही रहेगा। तो देखिएगा, चार ऑप्शन है आप लोगों के पास। यहां से आपने बताना है। देखिए, हरियाणा जिसने संजीवनी परियोजना शुरू करी है, ऐसा राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य है आपका हरियाणा। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर ए सही रहेगा। बात करते हैं इसके बारे में और जानकारी। देखिएगा, हरियाणा राज्य ने परियोजना संजीवनी शुरू करी है। इसका उद्देश्य क्या है? कि इसका उद्देश्य यह है कि आपके जो शहर है, आपके जो शहरी क्षेत्र हैं वो सारे डेवलप हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है ये अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वे अभी इतने जागरूक नहीं हैं। अब उन लोगों को जागरूक करना और सभी कोरोना वायरस के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस का इलाज करना है, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। अब ये जो संजीवनी परियोजना है इसके तहत क्या किया गया है कि डॉक्टर्स की टीम, सलाहकार की टीम, मुख्य जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी टीम गठित करी गई है, जो कि अब परामर्श भी देगी, जो रोगियों का इलाज भी करेगी। इसीलिए हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना जो है ये शुरू करी है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, 200 से अधिक टेली कंसल्टेशंस रहेंगे जो कि इनको लोगों को सहायता प्रदान करेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें हैं, एम्बुलेंस भी होंगी, डॉक्टर्स भी होंगे जो परामर्श भी देंगे, जो आपका इलाज भी करेंगे। यानी कि पूरी तरह से ये आपका शुरू कर दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब हरियाणा सरकार के द्वारा पिछली प्रमुख 5 योजनाओं की बात करता हूं मैं। देखिएगा, सबसे पहले तो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के बारे में बता देता हूं कि ये योजना भी हाल ही में यानी कि 2021 में ही हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू करी गई थी। इसके बाद क्या हुआ? हरियाणा राशन कार्ड योजना के जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, उन सभी का एक राशन कार्ड बनाने की योजना शुरू करी गई थी, जो भी 2021 में शुरू करी गई थी। उसके बाद में मेरी फसल मेरा ब्यौरा की जितनी भी फसल पैदा करी जाती है, सभी फसलों का पूरा लेखा जोखा, पूरा ब्यौरा रखा जाता है इस योजना के अंतर्गत। उसके बाद में कि जो वृद्ध लोग हैं उन सभी की पेंशन बनाने की योजना, 58 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सभी की वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने की योजना। उसके बाद परिवार समृद्धि योजना 2021 के परिवार को समृद्धशाली बनाने के लिए योजना शुरू करी गई थी। तो ये कुछ 5 टॉप योजनाएं थी जो कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा ये शुरू करी गई थी। तो उन 5 योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं कि वैश्विक महामारी रडार के लिए योजना किस देश ने शुरू करी। देखिएगा, वैश्विक महामारी रडार जो है इसके लिए कौन सा ऐसा देश है जिसने कि अब ये योजना शुरू कर दी गई है। तो कौन से देश द्वारा करी गई? तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आप यहीं से नाम समझिएगा कि वैश्विक महामारी रडार, यानी कि ऐसा रडार जो ये इस चीज का ज्ञान कर सके, इस चीज का पता लगा सके कि कोरोना वायरस का फैलाव कितना हुआ है, कहां तक हुआ है। ऐसी एक योजना शुरू करी गई। कौन से देश द्वारा? ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के द्वारा ये योजना जो है ये शुरू करी गई है। बात करते हैं इसके बारे में और जानकारी पढ़ने से पहले हम बात करेंगे, ये तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा तो ये योजना शुरू करी गई, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं दूसरे ऑप्शन में है जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो। और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, प्रधानमंत्री की बात करूं, तो योशिहिडे सुगा जो है
वे जापान के प्राइम मिनिस्टर है। दूसरी बात करते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और जेसिंडा अर्डन जो है, जेसिंडा अर्डन जो है वे कौन है? प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की? न्यूजीलैंड की। उसके बाद में है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरे कोटा, श्री जयवर्धनेपुरे कोटा। लेकिन इससे पहले जो राजधानी थी श्रीलंका की वो कौन सी थी? वो कौन सी राजधानी थी? तो वहां इससे पहले राजधानी थी कोलंबो। और उसके साथ साथ में अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, अगर हम श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? गोटाबया राजपक्षे। गोटाबया राजपक्षे जो है वे श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो ये सारी बातें हमने केवल और केवल कहां से पढ़ी है अभी तक? ये सारी हमने जानकारी ऑप्शन से पढ़ ली है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, यह है प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन के द्वारा ये वैश्विक महामारी रडार जो है ये योजना शुरू करने की घोषणा करी गई है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि यूनाइटेड किंगडम में शुरू करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो महामारी के नए रूप और उभरते रोगजनक का मतलब होता है कि ऐसे कीटाणु, ऐसे जीवाणु जो रोग को जनित करते हैं, जो रोग को पैदा करते हैं। तो सबसे पहली बात कि नए रूप की जानकारी करना, पहली बात। और दूसरी बात कौन सी है? कि जो उभरते रोगजनक है उन सभी का पता लगाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बारे में। राजधानी कहाँ है? लंदन है, राजधानी है लंदन। और ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? वो है इंग्लिश। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ ली है। अब इस प्रश्न के बारे में जानकारी जान ली है। इस प्रश्न के बाद में जानकारी जानने के बाद आपकी स्क्रीन पे आता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कौन सा है? तो तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है कि विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड किस महाद्वीप से अलग हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा जो हिमखंड है वो कौन से महाद्वीप से अलग हुआ है? तो ये देखिएगा, आपने रटना नहीं है। पहली बात तो ये आप प्रश्न से समझिएगा कि हिमखंड मतलब कि बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा। अब चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप बताइए कि कौन से महाद्वीप में बर्फ पड़ती है, कौन से महाद्वीप में इतनी ज्यादा बर्फ गिर सकती है कि हिमखंड अलग हो जाए। तो देखिएगा, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका। तो यहां से अगर आप लोग थोड़ा सा भी इसके बारे में सोचेंगे तो आप ऑटोमेटिक अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे जो ठंडा क्षेत्र है, सबसे जो बर्फीला क्षेत्र है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, जो कि ध्रुव पे है। तो ये सारी बात रहेगी यहां से जानकारी, मतलब ए ऑप्शन आपका ना, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं पहले आपको प्रश्न नहीं बताऊंगा बल्कि चारों ऑप्शन में मैंने आपके पिछले आए हुए प्रश्नों को रखा है। तो पहले उन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप के बारे में बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जनसंख्या के बारे में, या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ये आपका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। लगभग 52 देश, 52 देश जो हैं वे एशिया में वर्तमान में है। उसके बाद में एक बात जो आपके पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि एशिया महाद्वीप जो है इसका आकार कैसा है, तो इसका जम्बूद्वीप आकार है। इसे एशिया महाद्वीप को जम्बूद्वीप द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है यहां से। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि आपके एग्जाम में ये तो नॉर्मल बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां है, ये आपने समझनी है। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो एशिया सबसे बड़े पहले नंबर का, और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक बात बताई जाती है कि अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी देश हैं वो सारे के सारे जो देश हैं वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी कि वे अभी विकास करने की स्थिति में आने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जो महाद्वीप है वो कौन सा है? आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये सारी बातें हमने आपसे बताई है। उसके बाद में अभी अंटार्कटिका के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रश्न क्या समझना है
कि जो सबसे बड़ा हिमखंड टूट करके गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है A76। A76 जो है ये उस महाद्वीप का नाम है, पहली बात। दूसरी बात करते हैं कि ये जो टुकड़ा गया है टूट के, ये कितने भूखंड का है, कितना इसका क्षेत्रफल है? तो 4320 वर्ग किलोमीटर, 4320 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये भारत देश के राज्य केरल, भारत देश के केरल राज्य से भी बड़ा है। मतलब इतना बड़ा भूखंड जो कि भारत देश के केरल जो राज्य है उससे भी बड़ा पूरा भूखंड यानी कि हिमखंड टूट करके गया है। अब बात कर लेते हैं कि ये उंगली के आकार का है। उंगली के आकार का मतलब ये लगभग ऐसे ही सीधा है और इसको ये रोम आइस शेल्फ से टूट करके अलग हुआ है। किसके साथ था? रोम आइस शेल्फ के साथ में था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर, 4 लाख वर्ग किलोमीटर के हिमखंड से टूट करके अलग हुआ है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4320 क्षेत्रफल है। अब मैं आपसे इसके आकार की बात करता हूं। तो देखिएगा, ये है आपका आकार, ये देखिएगा ऐसा ये आपका हिमखंड है जो कि रोन यहां से इसको शेल्फ से अलग हुआ है। क्षेत्रफल के बारे में 4320 वर्ग किलोमीटर बता चुका हूं। नाम इसका मैं A76 बता ही चुका हूं, A76, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा कि एंटार्क्टिका महाद्वीप, क्योंकि एक एंटार्क्टिका महाद्वीप ही था जिसको हमने ऑप्शंस में नहीं पढ़ा था। तो बात करते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, कितना है? लगभग 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में एंटार्क्टिका महाद्वीप फैला हुआ है। बात कर लेते हैं कि बर्फ रहित, क्योंकि देखिए आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी के कॉर्नर पे है, मतलब कि एक बीच के क्षेत्र में तो सबसे गर्म भूमध्य रेखा, बीच के क्षेत्र में सबसे गर्म, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे तौर पर पड़ती है भूमध्य रेखा पर, इसलिए बीच का जो क्षेत्र होता है वो सबसे गर्म होता है। उसके बाद में सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा होता है? या तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। तो ठीक है, तो ये ध्रुवों पर है, इसलिए ये सबसे ज्यादा ठंडा होता है, सदैव यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि इसका क्षेत्रफल तो 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन ये बर्फ रहित कितना है? मात्र 2,80,000 वर्ग किलोमीटर। इस 1,40,00,000 का मात्र 2,80,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो बर्फ रहित है। मतलब 1,37,20,000 जो वर्ग किलोमीटर है उस पर बर्फ जमी है। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सी जगह तो 1.6 किलोमीटर ऊंची बर्फ जमी है। 1.6 किलोमीटर ऊंची जो है एंटार्क्टिका महाद्वीप पर बर्फ जमी है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। सबसे दक्षिणतम महाद्वीप की बात करें तो कौन सा है? एंटार्क्टिका महाद्वीप। उसके बाद में कि दक्षिण महासागर से घिरा है। और एक आखिरी जो बात है इसकी इंपॉर्टेंट, वो ये कि इसके हमने यहां तो किलोमीटर्स की बात करी थी, और अगर परसेंटेज की बात करें तो इस महाद्वीप का 98% भाग जो है ये तो केवल बर्फ से ढका है, 98% भाग। तो ये सारी जानकारियां थी जो इस प्रश्न से मैं आपके सामने लेके आया हूं। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4 है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट से कौन सा चक्रवात टकराने वाला है। देखिए कौन सा ऐसा चक्रवात है जो कि अब पश्चिम बंगाल और ओडिशा महाद्वीप से टकराएगा। ये आपका मैप होता है, ये आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका ओडिशा होता है। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपसे बता रहा हूं। अब देखिएगा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट से टकराने वाला है तो इनमें से 4 ऑप्शन है। यहां से अगर हम बात करें तो यास एक ऐसा चक्रवात है जो 26-27 मई को 26-27 आज या कल ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर ये टकराने वाला है। बात कर लेते हैं, पहले तो ये ऑप्शन से जानकारियां पढ़ी, अब हम इस प्रश्न की जानकारी के बाद ऑप्शन की जानकारियां पढ़ेंगे, बाद में इस प्रश्न की बात करेंगे। तो आपको पता है तोकते या ताउकते बोलते हैं या तुकाते बोलते हैं, कोई भी तूफान हो, ये अभी भारत में प्रवेश कर चुका है। ये अरब सागर से भारत में प्रवेश किया। कहां कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? तो सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात,
2 राज्यों में प्रवेश किया था। और उसके बाद में मैंने आपसे बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल गुजरात के लिए 3000 करोड़ की राहत राशि की घोषणा कर दी गई है। ये बात मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूं। अब देखिएगा, दूसरा है ट्रोमी तूफान। ट्रोमी तूफान जो है कौन से देश का है? ये जापान देश का है। बात करते हैं वियारू या महासेन, कौन से देश में आता है? श्रीलंका में आता है। तो ये तो प्रमुख हमने केवल ऑप्शन से बात करी है। अब हम आते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा 26-27 मई को टकराएगा कौन सा? यास चक्रवात, यास YAAS, ठीक है। कहां टकराएगा? पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से ये चक्रवात टकराएगा। दूसरी बात ये कि इसका नाम यास जो रखा गया है, कौन से देश ने रखा है? तो इसका जो नाम यास रखा गया है वो ओमान देश के द्वारा रखा गया है। दूसरी बात देखिएगा कि जो यास है ये चमेली जैसा एक सुगंधित पेड़ होता है। चमेली जैसा एक सुगंधित पेड़ होता है। इसी पेड़ के नाम से ही यास नामकरण किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं कि इससे पहले बात करें अगर हम पिछले वर्ष की, तो अम्फान जो तूफान जो था इसकी तरह घातक है। और एक जानकारी आपको और भी मिलेगी कि ये कहां से आएगा? ये भारत में बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करेगा। पिछले साल अम्फान तूफान जो आया था इसने भी बंगाल की खाड़ी से ही प्रवेश किया था। घातक तूफान था। कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के बीच में चक्रवातों का कहर भी जारी है। तो ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। उसके बाद देखिएगा ये, क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा इसकी घोषणा करी गई, तो देखिएगा ये भारत के तट है। यहां से समझिएगा ये तो आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ में ये आपका ओडिशा का तट है। और इस प्रकार से ये जो तूफान है ये बंगाल की खाड़ी से भारत में प्रवेश करने वाला है। तो पूरा का पूरा मैंने आपके सामने ये भारत का मैप जो कि केवल और केवल इस चक्रवात को दर्शाता है वो आपके सामने रखा है। बात कर लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी। 23 मार्च 1950 में हुई थी। और डेविड ग्रीम्स जो है वे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के कौन है? अध्यक्ष हैं। तो ये इस प्रकार से आपने करंट अफेयर्स को तैयार करना है। उसके बाद में आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 ये कहते हैं कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 फॉर्मूला 1 यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं F1 रेस के विजेता कौन बने हैं? F1 रेस के विजेता कौन बने? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से जो F1 रेस के विजेता बने हैं वो कौन है? मैक्स वर्स्टेपन जो है वे इस रेस के विजेता बने हैं। बात करेंगे 4 ऑप्शन की। देखिएगा मैक्स वर्स्टेपन कौन से स्थान पर रहे? पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन रहे? कार्लोस सेंजू जूनियर। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर कौन रहे? एल नोरिस तीसरे स्थान पर। और जिस खिलाड़ी ने विश्व में सबसे ज्यादा रेस जीत करके माइकल शुमाकर के 91 जीत का रिकॉर्ड तोड़ा है वो कौन है? लुइस हैमिल्टन भी इस रेस में थे, लेकिन वो कौन से स्थान पर रहे? वो रहे 7वें स्थान पर। तो ये चारों के बारे में हमने पढ़ लिया है। बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में। अगर मैक्स वर्स्टेपन की बात करें तो इस सीजन में, जो वर्तमान में सीजन चल रहा है, इस सीजन में ये उनकी कौन सी जीत है? दूसरी जीत है। और अगर कैरियर की बात करें तो उनके कैरियर की कौन सी जीत है? 12वीं जीत है। उसके बाद में देखिएगा कि इस जीत के साथ ही वे इस सीजन की बात कर रहा हूं मैं, विश्व में अंतरराष्ट्रीय पूरे कैरियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इस सीजन की बात कर रहा हूं, जो कि लुइस हैमिल्टन से 4 अंक ऊपर चले गए हैं। मतलब कि लुइस हैमिल्टन जिन्होंने सबसे ज्यादा रेस जीती हैं, उन लुइस हैमिल्टन से भी 4 पायदान ऊपर चले गए हैं। कौन? मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, जो कि रेड बुल कंपनी के ड्राइवर है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, और लुइस हैमिल्टन का कौन सा स्थान रहा? 7वां नंबर रहा। ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं। हाँ, 5 प्रश्न आपके समाप्त। और 5 प्रश्न समाप्त होने के बाद आपका आता है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न ये है कि FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
उसके बाद में बात कर लेते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि ला लीगा खिताब किसे दिया गया, ला लीगा खिताब जो है ये किसे दिया गया। तो सबसे बढ़िया जो जवाब दिया है वो दिया है अमित बघेल ने। लगातार हमारे जवाबों को दे रहे हैं अमित बघेल, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद में उन्होंने सिंपल से तरीके से कहा कि 2004 के बाद ये उनकी पहली जीत है। सबसे नई जानकारी तो इस प्रश्न से ये मिली कि ये मेडल जीत गया, ठीक है, लेकिन 2014 के बाद में, 2014 नहीं 2014 के बाद से ये उनकी पहली जीत है। इससे पहले भी 2014 में जीते थे और अब जाकर के 2021 में वो जीते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी उन्होंने लिखी है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोगों ने भी कमेंट करने हैं आज के प्रश्न से संबंधित, ठीक है। अब हम बात करते हैं छठे प्रश्न की। तो छठा प्रश्न आप लोगों के लिए कि एटियन गिलिचिच पुरस्कार जो है वो किसने जीता है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जो है ये पुरस्कार जीता है। बात कर लेते हैं कि यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है और यहां से आपने बताना है कि ये एटियन गिलिचिच पुरस्कार जो है ये किसने जीता है। तो समझिएगा, यहां से जो आपका प्रश्न का आंसर रहेगा वो आपका आंसर कौन सा रहेगा, आपका आंसर बी, यानी कि इंडिया हॉकी इंडिया ने ये पुरस्कार जो है वो जीत लिया है। और अगर जीत लिया है तो बाकी जो 4 ऑप्शन है पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, बाद में प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखा है उज्बेकिस्तान आइस हॉकी फेडरेशन, पहले ऑप्शन पे था कि उज्बेकिस्तान आइस हॉकी फेडरेशन स्थापना कब हुई थी, 28 मार्च 2018 में उज्बेकिस्तान आइस हॉकी फेडरेशन की स्थापना 28 मार्च 2018 में हुई थी। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो बख्तियार फजीलोव जो है वे इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुई थी, 7 जनवरी 1924 में स्थापना हुई थी। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा अभी बने हैं, उनकी नियुक्ति भी मैं आपको पिछली वीडियोस में आप देखिएगा मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर डी कि भारतीय आइस हॉकी संघ जिसकी स्थापना 27 अप्रैल 1989 में करी गई थी, अध्यक्ष कौन है, के एल कुमार जो है वे भारतीय आइस हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। उसके बाद में बात करेंगे प्रश्न के बारे में। तो देखिएगा, ये जो पुरस्कार है एटियन गिलिचिच, ये पुरस्कार हॉकी इंडिया ने जीता है। अब ये केवल एक ही पुरस्कार नहीं दिया गया बल्कि इसके अलावा 4 पुरस्कार और भी दिए गए थे। पहला कौन सा है, पहला है पाब्लो नेग्रे पुरस्कार, जो किसने जीता है, उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। दूसरा पुरस्कार कौन सा था, थियो इकेमा पुरस्कार, किसने जीता है, पोलिश हॉकी संघ ने। तीसरा पुरस्कार कौन था, HRH सुल्तान अजलन शाह, किसने जीता है, शेरोन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड से हैं। चौथा पुरस्कार कौन सा है, गुस्ट लाथोवर्स मेमोरियल ट्रॉफी, किसने जीती है, इनोवा मक्कर ने ये ट्रॉफी जो है ये जीती है। तो ये तो हमने जानकारियां पढ़ी कि केवल एक पुरस्कार नहीं दिया गया बल्कि कुल 5 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से एक भारत ने जीत लिया, अन्य 4 अन्य दूसरों ने जीत लिया। अब हमने कहा कि ये तो जीता है हॉकी इंडिया ने, तो हॉकी इंडिया के बारे में भी तो थोड़ी बातें जाननी चाहिए। हॉकी इंडिया के बारे में अगर हम जाने तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है, ज्ञानेंद्र निगोम्बम, इनके बारे में मैं आपको बहुत बार पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 है कि प्रोजेक्ट शी SHE, प्रोजेक्ट शी किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट शी जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि प्रोजेक्ट शी SHE किसने ये लॉन्च किया है। तो यहां से आपने अगर जो आंसर बताना है वो है कि टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा ये जो पुरस्कार ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। बात करेंगे, पहले हम ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, भारत पेट्रोलियम CMD यानी कि अध्यक्ष चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD कौन है, तो के पद्माकर। और अगर मैं बात करूं भारत पेट्रोलियम की स्थापना कब हुई थी, तो भारत पेट्रोलियम की स्थापना 1952 में करी गई थी। दूसरा प्रश्न है सहारा इंडिया परिवार 1978 में इसकी स्थापना करी गई, जिसके चेयरमैन कौन है, सुब्रत रॉय।
उसके बाद में भारतीय इंटरप्राइजेस कब स्थापना हुई थी? 1976 में हुई थी। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो सुनील भारती मित्तल जो है वे भारतीय इंटरप्राइजेस के कौन है? अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो ये जानकारी ऑप्शन से मिलने के बाद आप पढ़ेंगे किसके बारे में? आप पढ़ेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो शी टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा शुरू किया गया। अब इसके द्वारा शुरू किया गया तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि महिलाओं को सशक्त बनाना। SHE महिलाओं को सशक्त बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। SHE की फुल फॉर्म क्या होगी? स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट। स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा क्या होगा कि महिलाएं जो है उनको अपने सपने, महिलाओं को अपने सपने साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें जागरूक किया जाएगा। और साथ साथ में यूनेस्को के द्वारा इसका जो था साथ मिलकर के किया गया था। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी बातें देख लीजिएगा कि 17 से 19 मई तक, जो कि मैं प्रश्न में बता भी चुका हूं कि 17 से 19 मई 2021 तक इसका यूनेस्को का विश्व सम्मेलन हुआ था, जो कहां पर हुआ था? बर्लिन में हुआ था। बर्लिन कहां पे है? जर्मनी में है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। उसके बाद में प्रोजेक्ट शी मतलब टाटा कम्युनिकेशंस। बात करते हैं टाटा कम्युनिकेशंस के एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, साथ साथ में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो इसके हैं अमूल स्वामीनाथन लक्ष्मीनारायण। अमूल स्वामीनाथन लक्ष्मीनारायण जो है वो इसके एमडी सीईओ है। मुख्यालय कहां पे है? तो टाटा कम्युनिकेशंस का जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1986 में इसकी स्थापना करी गई थी। ये प्रोजेक्ट शी जो है ये इसने टाटा कम्युनिकेशंस ने शुरू किया है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है? देखिएगा, अगला प्रश्न है कि संवेदना नामक कार्यक्रम जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संवेदना एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो है संवेदना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिएगा, यहां से अगर मैं बात करूं आपसे कि संवेदना नामक कार्यक्रम जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है NCPCR के द्वारा। NCPCR के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। बात करेंगे बाद में, पहले थोड़ी सी हम आपको फुल फॉर्म बताता हूं मैं आपको। देखिएगा, सबसे पहले लिखा है नासा, NASA। फुल फॉर्म क्या होती है कि नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात कर लेता हूं वाडा के बारे में। तो वाडा की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि विश्व में जो खिलाड़ी खेलते हैं उनकी जो डोपिंग की जांच करती है, वाडा। ठीक है, उसके बाद में टाडा TADA, ये वाडा WADA, ये टाडा TADA, टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। ये हुई वाडा की फुल फॉर्म, ये हुई टाडा की फुल फॉर्म। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न की। देखिएगा, मैंने अभी बताया NCPCR के द्वारा शुरू की गई। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स, ये हुई इसकी फुल फॉर्म। बात कर लेते हैं कि इसके द्वारा क्या होगा कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस के द्वारा जो बच्चे प्रभावित हैं, जिन बच्चों को कोरोना वायरस हुआ है, उनको डॉक्टर्स की टीम जो है उनको सलाह देगी, उनको नए नए सुझाव देगी कि आगे उन्होंने क्या करना है, सारी जानकारियां दी जाएगी। साथ साथ में जो बच्चे हैं उनका मनोवैज्ञानिक दबाव भी कम किया जाएगा। मनोवैज्ञानिक दबाव कम करने का मतलब ये है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि जब बीमार होते हैं तो व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। इन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता जो है वो भी दी जाएगी। अब देखिएगा, संवेदना की फुल फॉर्म और देख लीजिए, क्योंकि संवेदना ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया, तो संवेदना की फुल फॉर्म होती है कि सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सपेक्टेशंस। ये हुई इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद में देखिएगा, बात कर लेते हैं कि इसके NCPCR जो है इसके बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है?
इसके अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो जो हैं वे एनसीपीसीआर के वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष हैं। एनसीपीसीआर के कौन है? अध्यक्ष हैं। तो ये सारी बातें हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद में जैसे ही आपका आता है नौवा प्रश्न, नौवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे देखिएगा कि 2020-21 सीजन का प्रीमियर लीग गोल्डन बूट किसने जीता है? गोल्डन बूट किसने जीता है? तो यहां से देखिएगा कि हरी और केन ये खिलाड़ी है जिन्होंने ये गोल्डन बूट जो है वो जीता है। बात करते हैं इसके बारे में। 3 प्रश्न ऑप्शंस और भी हैं। सबसे पहले लिखा है ये सारे के पहली तो बात ये समझिएगा कि जितने भी खिलाड़ी लिखे हैं, जितने भी ऑप्शन लिखे हैं, सारे के सारे खिलाड़ियों ने गोल्डन बूट जीता हुआ है। बात करेंगे कब तो अब की बार 2020-21 का जो सीजन प्रीमियर लीग का जो गोल्डन बूट जीता है वो तो जीता है हैरी केन ने, लेकिन इलियानो बल्मर के बारे में बात करें तो उन्होंने इंडियन सुपर लीग, ये अलग है, और ये है इंडियन सुपर लीग 2014 में गोल्डन बूट जीता था। उसके बाद में स्टीवन मेंडोजा ने आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग में ही 2015 में जीता, और अब की बार जो खत्म हुआ 2020-21 उसमें जीता है इगोर एंगुलो ने आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग में ही ये गोल्डन बूट का पुरस्कार जो है वो जीता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में। देखिएगा टोटेनहैम उनकी टीम है जिनके हैरी केन ने गोल्डन बूट पुरस्कार जो है ये जीत लिया। अब बात करता हूं कि पिछले 7 वर्षों में से 5 बार उन्होंने इंग्लिश टूर के दौरान 20 से अधिक गोल किए हैं। हर बार पिछले 7 में से 5 बार उन्होंने 20 से अधिक गोल किया। अगर इस बार की बात करें तो उन्होंने कुल 23 गोल किए जो सबसे ज्यादा थे। उनके बाद जो नंबर आता है वो था 22 गोल का, और 22 गोल किसने किए थे? ये किए थे मोहम्मद सलाह जो कि लिवरपूल टीम के खिलाड़ी थे। उन्होंने किए हैं मोहम्मद सलाह जिन्होंने 22 गोल किए हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब की बार उन्होंने 23 गोल किए हैं, जब उसके बाद उन्हें गोल्डन बूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है कि वात्सल्य योजना जो है ये किस राज्य द्वारा शुरू करी गई? ये वात्सल्य योजना जो है ये कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि वात्सल्य योजना शुरू करी? तो बात कर लेते हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि वात्सल्य योजना शुरू करी है। तो ये योजना शुरू करी है उत्तराखंड ने, यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड। लेकिन इससे कुछ समय पहले राजस्थान राज्य जो था, इसीलिए मैंने राजस्थान को ऑप्शन में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि राजस्थान राज्य ने भी वात्सल्य योजना कुछ समय पहले शुरू कर दी थी। ठीक है, अब वात्सल्य योजना है क्या, इनके बारे में देखिएगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसको शुरू किया है। बात करते हैं कि उन बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों को सपोर्ट करती है जिन बच्चों ने कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, जो कोरोना वायरस के बाद अनाथ हो गए, उन बच्चों के लिए है। इसके तहत हर महीने बच्चों को 3000 रुपए का रखरखाव वित्त पोषण या भत्ता दिया जाएगा। 3000 रुपए का प्रति माह उन्हें भुगतान किया जाएगा या उनको वित्त पोषित किया जाएगा। बात करते हैं कि साथ ही 21 वर्ष तक ये योजना, जब तक वो 21 वर्ष के होंगे तब तक रहेगी, और 21 वर्ष के जब वो होंगे 21 वर्ष तक ही उनका सभी का जो पढ़ाई का खर्चा है वो सारा का सारा भी कौन उठाएगा? सरकार ही उठाएगी, उत्तराखंड सरकार ही उठाएगी। तो ये थी आज की कुछ जानकारियां जो कि मैं आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं। उम्मीद है आपको ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी जोड़े ताकि सभी मिलकर के इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।